सॉल्यूशन में जो फोर्थ टॉपिक है इसमें लेक्चर है उसमें बनता है आपका वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब क्या होता है? जब किसी लिक्विड यानी द्रव को गर्म करते हैं बंद पात्र में तो उसकी वाष्प बनती है। वाष्प जो है क्या होती है, जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर कि ये द्रव है, लिक्विड है और इसके ऊपर क्या है, ये गैस की सरफेस है। तो गैस के पार्टिकल क्या करते हैं, इसे नीचे की तरफ प्रेस डालते हैं, दाब डालते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब। यानी एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर गैस के अणुओं द्वारा डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अब वाष्प दाब जो होता है वो किससे प्रभावित होता है? एक होता है इसमें टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा यानी वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी कैसा होगा, अधिक होगा। दूसरा होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल। यदि किसी में ये बल ज्यादा होगा तो द्रव के अणुओं में वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी जी, कम। तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर तो वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता है। और अट्रैक्शन फोर्स से यदि कम है तभी वाष्प दाब कैसा होगा जी, बढ़ेगा। ये उल्टा है कि भाई अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो, ज्यादा हो तो वाष्प दाब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। आगे बढ़े तो इस आधार पर, वाष्प दाब के आधार पर आपके 2 टाइप विलयन इसमें मिलेंगे आपको। एक है द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, यानी दोनों ही इसमें विलय और विलायक दोनों ही द्रव होंगे। जैसे बी फॉर विलय होता है, इसमें आप जानते हैं, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल कम है और जल ज्यादा है तो एथेनॉल हो गया विलय और जल यानी H2O जो हो गया वो हो गया क्या जी, विलायक। तो दो वाष्पशील द्रव हैं। अब इसमें किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा और किसका वाष्प दाब कम होगा, ये आगे देखेंगे राउल नियम में। लेकिन फिलहाल कहेंगे विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो विलयन का कुल वाष्प दाब पी टोटल लिख लो, पीटी लिख लो या पीएस लिख लो, एस फॉर सॉल्यूशन। तो ये बराबर होगा पी बी प्लस पी ए। यानी जो ए बी है वो जानते हैं विलय का वाष्प दाब है और ए जो है वो किसका वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब है। तो यहां पर आपका विलयन का कुल वाष्प दाब जो हो गया, जिसे आप पीएस लिख लो या क्या लिख लो, पीटी लिख लो, वो विलय एवं विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। आगे जाएंगे, इसमें सेकंड देखेंगे कि भाई आपके पास एक पात्र है जिसमें आपने जल भर रखा और उसमें नमक डाल दिया। तो नमक कौन है, ठोस है, और जल क्या है, द्रव है। तो इसका वाष्प दाब किसकी वजह से होगा, इसमें से किसकी वाष्प बनेगी? तो नमक जो है वो आपका क्या है, अवाष्पशील है। यानी नमक जैसे, चीनी जैसे जो ठोस होते हैं वो अवाष्पशील होते हैं, इनका कोई वाष्प दाब नहीं होता है, क्योंकि ठोसों में गुण नहीं होता वाष्प में बदलने का। इसलिए नमक का जलीय विलयन या चीनी का जलीय विलयन जो होगा उसमें क्या होगा, केवल वाष्प दाब जो होगा वो किसकी वजह से होगा, जल की वजह से। इसमें देखें इधर, मान लीजिए ये आपका है जल है और यदि आपने इसमें नमक मिला दिया तो नमक के कण कहां आ गए, ऊपर आ गए, ठोस हो गया। तो क्या होगा, तो इसमें दोनों ही मौजूद है, विलय और विलायक। विलय जो है वो आपका अवाष्पशील है और जो जल है वो आपका वाष्पशील है। तो सतह पर जो है ऊपरी लेयर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, जल के अणुओं की संख्या यानी द्रव जो विलायक है उसके अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ऊपरी सतह पर कौन मौजूद होगा, नमक जैसा अवाष्पशील घटक भी मौजूद होगा। इसलिए इनका वाष्प दाब केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, विलायक के वाष्प दाब पे निर्भर करता है। तो यहाँ एक पॉइंट बन जाता है फिर, वाष्प दाब अवनमन किसे कहते हैं। अवनमन मीन्स होती है कमी। तो जब नमक जैसे किसी अवाष्पशील ठोस को द्रव यानी जल में मिलाकर विलयन बनाया जाता है तो ऐसे विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक यानी जल के वाष्प दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाष्प दाब में इस कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अवनमन को लिखते हैं डेल्टा पी से, और डेल्टा पी बराबर हो गया आपका पी ए नॉट माइनस पी। पी ए नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब है। जैसे आप जल ले रहे हैं तो जल की वेपर ज्यादा बनेगी, और एक खाली क्या ले रहे हैं, जैसे आपने जल ले लिया, साथ में कौन मिला दिया उसमें, नमक। तो ये क्या है आपका नमक प्लस जल, और इसमें केवल आपका क्या है, जल है। तो दोनों के वाष्प दाब देखेंगे तो किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, जल का वाष्प दाब ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें कोई चीज नहीं मिली है। इसलिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अवाष्पशील विलय मिलाने से बने विलयन के वाष्प दाब से कैसा होता है, अधिक होता है। तो इसलिए डेल्टा पी वाष्प दाब में अवनमन, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब।
शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें केवल और केवल जल के या विलायक के ही अणु होंगे, और जो विलयन होगा उसमें विलायक के साथ साथ अवाष्पशील विलय के कण भी मौजूद रहेंगे। इसलिए आपको Pa0 विलायक का वाष्प दाब है, जबकि P जो है वो आपका विलयन का वाष्प दाब है। अब आपके यहाँ एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि भाई एक चीनी चम्मच, यानी 1 चम्मच चीनी मिला दी जाए या नमक मिला दिया जाए जल में, तो उसका वाष्प दाब क्या होगा। तो आप इस बात को समझ गए कि भाई नमक या चीनी अवाष्पशील ठोस है, इनको हम जल में डालेंगे तो जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब हमेशा शुद्ध जल यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि विलयन में विलय एवं विलायक दोनों के कण मौजूद होते हैं, जिससे विलायक के कणों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि विलयन की सतह पर अवाष्पशील यानी नमक जैसे कण भी मौजूद होते हैं, इसलिए उसका वाष्प दाब हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम नमक या चीनी मिला दें जल में तो जल का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध जल यानी विलायक शुद्ध विलायक से कैसा होगा, कम होगा। वाष्प दाब को क्लियर करने के लिए राउल नामक साइंटिस्ट ने एक नियम दिया, जिसे राउल नियम या राउले नियम या रॉल्ट लॉ कहते हैं। ये 2 तरह से डिफाइन किया गया है, एक तो वो द्रव द्रव विलयनों के लिए राउल का नियम, और एक आगे पढ़ेंगे ठोस द्रव के लिए राउल का नियम। तो द्रव द्रव के लिए राउल का नियम क्या है कि भाई इसमें विलय भी द्रव होगा और विलायक भी क्या होगा, ये लिक्विड होगा यानी द्रव होगा। तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मूल भिन्न के समानुपाती होता है, यानी दोनों वाष्पशील द्रवों से बना हुआ विलयन जो होता है उसका क्या वाष्प दाब प्रत्येक घटक के मूल भिन्न के कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो इस बात को आगे देखें तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको कि भाई मान लिया जाए हमने कि B एक विलय है और A विलायक है, तो शुद्ध अवस्था में B का जो क्या होगा वाष्प दाब होगा वो Pb0 होगा और A का जो होगा वो Pa0 होगा, ये वाला। इस तरह से देखेंगे इनकी आंशिक दाब, तो आंशिक दाब एक पर्टिकुलर होता है, एक किसी भी द्रव्य या गैस का स्वयं का दाब जो होता है वो क्या कहलाता है, आंशिक दाब कहलाता है। तो ये क्या होगा Pb होगा और ये क्या हो जाएगा Pa। इनके आप क्या देखेंगे मोल भिन्न, तो क्या हो जाएगा Xb और Xa। मोल देखेंगे तो किससे लिखेंगे Nb और Na। आगे देखेंगे तो इनके भार भी दिखाई देंगे आपको, भाई द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान हो गया इसका क्या Wb और इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका Wa जो ऑलरेडी जानते हैं पहले से, और अणुभार हो गए Mb और Ma। आप इसमें राउल नियम अप्लाई करते हैं तो राउल नियम से देखते हैं कि अवयव A का क्या आंशिक वाष्प दाब उसके मूल भिन्न के क्या है, समानुपाती है। तो Pa अवयव A का आंशिक दाब है, आंशिक वाष्प दाब है, और Xa क्या है, इसकी मूल भिन्न है। तो इसमें Pa जो है समानुपाती हो गया किसके, Xa के। इसी तरह से आप इसमें आगे देखेंगे तो यहाँ एक स्थिरांक दे दिया गया है कि Pa समानुपाती है Xa, फिर Pa बराबर Pa0। Pa0 क्या है ऊपर बता चुके हैं, शुद्ध अवस्था में क्या है, ये वाष्प दाब है। इसी तरह से ये 1 नंबर हो गया, ये दूसरा लिख सकते हो। अब यह B के लिए Pb समानुपाती Xb, तो ये हो जाएगा Pb इक्वल Pb0 और Xb। आपने 11th में एक डाल्टन के आंशिक दाब का नियम पढ़ा है, जिसके अनुसार परस्पर क्रिया से विहीन गैसीय मिश्रण में कुल दाब जो होता है वो घटक गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो P टोटल इक्वल Pa प्लस Pb प्लस Pc Pd, और भी गैसें हो सकती है। ऊपर वाली दोनों वैल्यू हमने कौन से समीकरण में रख दी, समीकरण 3rd में। तो ये Pa है इसकी वैल्यू है Pa0 Xa, और Pb जो Pb0 है, Pb है जो उसकी वैल्यू है Pb0 Xb। तो ये हो गया P टोटल या PS इक्वल Pa0 Xa प्लस Pb0 Xb। आप ऑलरेडी जानते हो विलयन का जो मूल्य भिन्न है वो होता है 1, और ये बराबर होता है Xa प्लस Xb। तो मैं इसमें से किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो Xa बराबर 1 माइनस कौन, Xb, तो Xa की जगह पे वैल्यू आ गई। तो PS बराबर Pa0 1 माइनस Xb प्लस Pb0 Xb। आप इसे गुणा कर दो तो Pa0 माइनस Pa0 Xb प्लस Pb0 Xb। इसे आप कॉमन ले लो तो PS Pa0 प्लस Xb कॉमन आ गया, Pb और ये प्लस का ही है Pb0 माइनस Pa। तो ये आपका रॉल्ट लॉ कहलाता है। इसे गैसीय अवस्था के लिए भी लिखा गया है कि भाई गैसीय अवस्था में कैसे लिखते हैं। तो ये तो द्रव के लिए था।
तो गैस का आंशिक दाब होता है मोल भिन्न इंटू क्या जी, कुल दाब। तो आंशिक दाब किससे लिख रहे हैं, ए का पीए, मोल भिन्न क्या हो गया वाई ए, कुल दाब क्या हो गया पीटी। ऐसे बी के लिए लिखेंगे तो पीबी बराबर वाई बी इंटू पीटी। ऊपर तुम्हें ध्यान हो तो पीए किसके बराबर है, पीए ये बराबर है यहाँ, पीए बराबर है पीए नॉट एक्स ए और पीबी बराबर है आपका पीबी नॉट एक्स बी। तो ये वैल्यू दोनों यहाँ रख दी। तो ये आपका पीए नॉट एक्स ए बराबर पीटी वाई ए और पीबी नॉट एक्स बी बराबर हो गया पीटी वाई बी। वाई ए और वाई बी क्या है, ये आपकी वाष्प अवस्था में आंशिक दाब हैं। वाष्प अवस्था में वाई ए और वाई बी वाष्प अवस्था में क्या है, मोल भिन्न है। तो इस तरह से आपने ये पढ़ा इसमें कि भाई वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब को दो तरह से बताया गया, द्रव विलयन का वाष्प दाब और ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। इसमें आपका आया था वाष्प दाब अवनमन, जिसमें क्या होता है कि भाई शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अवाष्पशील विलय मिलाने से बने विलयन का वाष्प दाब हमेशा क्या होता है, कम होता है। फिर आपने इसमें राउल नियम पढ़ा। राउल नियम केवल एक था अभी पहला, जो केवल क्या था, द्रव विलयन के लिए था। दूसरा इसमें पढ़ेंगे आप ठोस द्रव विलयन के लिए। तो है राउल नियम का इसमें दूसरा पार्ट जो है वो है अवाष्पशील द्रवों के लिए राउल का नियम। यानी आप वाटर ले रहे हैं, जल ले रहे हैं या कोई लिक्विड ले रहे हैं और उसमें नमक जैसा अवाष्पशील ठोस मिला रहे हैं, तो फिर उसका वाष्प दाब किस तरह से आएगा या किस पर डिपेंड करेगा। तो इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब केवल वाष्पशील विलायक कौन ए, जैसे मैं बता रहा था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि भाई हमने नमक को पानी में मिला दिया, तो पानी क्या है, विलायक है, यानी जल क्या है, विलायक है, और नमक क्या है, अवाष्पशील है। तो नमक को पानी में मिलाने से जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, जल पे। तो इसलिए लिखा है इसमें वाष्पशील विलायक ए के आंशिक दाब के बराबर होता है। कैसे समझे इस बात को, जो आपने अभी पढ़ा है कि पी विलयन का पी टोटल यानी कुल वाष्प दाब, तो पी ए प्लस पीबी। अब पीबी इसमें क्या है, नगण्य है, कि बी क्या है, अवाष्पशील है, और अवाष्पशील विलय जो होता है उसका कोई वाष्प दाब नहीं होता है। तो इसलिए इसमें से किसको हटा दिया, पीबी को। तो क्या हो गया, पी इक्वल पी ए, यही बताया इसमें कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब यानी पी केवल वाष्पशील विलायक ए यानी पी ए क्या होता है, बराबर होता है। आगे बढ़े तो अभी पढ़ा था इससे पहले वाले में कि पी ए बराबर होता है पी ए नॉट एक्स ए, तो हमने वैल्यू रख दी। तो क्या हो गया, पी ए इक्वल पी ए नॉट एक्स ए, और एक्स ए किसके बराबर होता है, अभी पढ़ा था 1 माइनस एक्स बी के, तो ये वैल्यू वहां रख दी। तो पी बराबर पी ए 1 माइनस एक्स बी, आगे पी बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। अब इसमें से हमने सॉल्व कर लिया, उसको इधर ले आए, तो पी ए नॉट एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी, और ये आपका इसमें मूल भिन्न निकल के आ गया। तो एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी बटे पी ए। तो इसमें एक नई डेफिनेशन आ गई आपकी, पी ए नॉट माइनस पी ए क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन, और पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट, यानी पी ए नॉट माइनस पी में हमने भाग दे दिया पी ए नॉट का, और इसे पढ़ाया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। एक्स बी ऑलरेडी जानते हो, एक्स बी क्या होता है, विलय का मूल भिन्न होता है। तो इसमें जो आपकी ऊपर जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि अवाष्पशील विलय का मूल भिन्न वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। इस पूरे को पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, जो किसके बराबर होता है, एक्स बी यानी विलय के मूल भिन्न के बराबर होता है। इधर से लिख दो या इधर से लिख दो। इसलिए ये एक नई डेफिनेशन यहाँ मिलती है, अवाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए राउल नियम क्या है। तो आप इसमें कहेंगे इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल भिन्न के बराबर होता है। इस तरह से इस पर एक आध न्यूमेरिकल भी बनते हैं जो मैं आगे बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल एक न्यूमेरिकल देखें कि 310 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब 40 टोर। आपको पता है दाब की जो यूनिट है वो एटीएम होती है, बार होती है, साथ में टोर भी होती है, टीओ डबल आर टोर। 40 टोर है। द्रव का ठोस बी यानी बी मिला दिया के साथ विलयन जो बना है उसका वाष्प दाब कितना आया, 32। वो आप जानते हैं कि भाई शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, वो 40 है, और जो विलयन बनाएंगे अवाष्पशील विलय मिलाएंगे उसमें, तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 32 आया।
तो एक्स ए की क्या करो जी, गणना करो। तो ये आपका हो गया पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। पी ए कितना था आपका, या पी लिख लो, एक ही बात है। ये पी ए ही लिखेंगे 32, और पी ए नॉट क्या है, ये आपका 40 है। एक्स से निकालो तो एक्स ए बराबर इक्वल 32/40 हो गया, तो 0.4 आ गया।